विश्वास नहीं होता ये वही भारत है जहां से अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत जैसी कालजयी रचनाएं निकली हैं। ये वो भारत तो बिल्कुल नहीं लगता जहां अभिज्ञान शकुंतलम, चंद्रकांता, आवरण जैसे रचनाओं से साहित्यिक जगत को समृद्ध किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमेश पांडे और आज मैं वो कारण जानना चाहूंगा जिनके पीछे भारतीय साहित्य की छवि पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है और कौन लोग इस नैतिक पतन के प्रमुख दोषी हैं। भारत का साहित्य एक असीमित सागर समान रहा है। जितना गहरा जाओगे उतने ही अकल्पनीय रत्नों की प्राप्ति होगी, परंतु विगत 3 दशक तो कुछ और ही कथा बता रहे हैं। वर्तमान रचनाओं और चर्चाओं को देखकर किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये वही भारत है जहां महर्षि वाल्मीकि जी और महर्षि वेदव्यास जी जैसे विभूतियों का जन्म हुआ, जहां प्रेमचंद और सुब्रमण्य भारती जैसे साहित्यकारों ने हमारे साहित्य को समृद्ध किया। ये भारत, विशेषकर भारतीय साहित्य, अंग्रेजी और उर्दू की ऐसी खिचड़ी बनी हुई है जिसमें तड़का और मसाला तो खूब लगा है, परंतु खाने योग्य तो शायद एक कौर भी ना हो। तो इस पतन के पीछे का कारण क्या है? साहित्यिक पतन की जटिल टेपेस्ट्री को बनाने में कई कारक एकजुट होते हैं और एक केवल एक धागा नहीं अपितु परस्पर जुड़े प्रभावों का एक जाल है। सर्वप्रथम हमारा वर्तमान साहित्य अंग्रेजी ओरिएंटेड अधिक है, यानी जो कुछ भी लिखा या व्यक्त किया जाएगा सब औपनिवेशिक मानसिकता और दृष्टिकोण के अनुसार। विश्वास ना हो तो एक बार उन भारतीयों की रचनात्मकता पर ध्यान दें जिन्होंने पिछले 3 दशकों में बुकर पुरस्कार जीता है। एक उत्कृष्ट कृति होने की बात तो भूल जाइए, आप अपने साथ मरियम वेबस्टर के बिना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो जीवन में नहीं पढ़ पाएंगे। साहित्य कुछ भी हो, अझेल नहीं होना चाहिए, परंतु साहित्यकार के भेष में भूरे साहबों को कौन समझाए। अब जब चर्चा प्रारंभ ही हुई है तो सोचिए, साइंस फिक्शन में अंतिम बार कौन सी कालजयी कृति आई थी भारत से, या फिर उदाहरण के लिए गुप्तचर या एस्पेनाज क्षेत्र से। विविधता को तो मानो हमारे खान मार्केट मंडली छाप साहित्यकारों ने गटर में बहा दिया है। इससे स्मरण हुआ कि आपने कभी द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास को पढ़ने का प्रयास किया है? एक भारतीय के लिए रूढ़िवादी प्रथाओं को एक तरफ रखते हुए भी जो सामाजिक संरचना हमारे समाज पर थोपी गई है इस पुस्तक द्वारा, वो साम्राज्यवादी एक रस्ता की ही गंध का प्रतिनिधित्व करती है, जहां पर दुष्ट पूंजीपति गरीबों का शोषण करते हैं। फिर भी कुछ लोग इसे भारत का सच्चा और प्रामाणिक प्रतिनिधित्व बताते हैं। इनकी ब्राउन साहब वाली मानसिकता अभी तक समाप्त नहीं हुई लगता है। अच्छा, इन सब बातों को छोड़िए, यह बताइए कि हमारे भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि कौन है इस समय? चेतन भगत, वह व्यक्ति जो बिना सास बहू स्टाइल तड़के के एक साधारण निबंध भी नहीं लिख सकता। भाई चूंकि IIT IIM से स्नातक है इसलिए कुछ जरूर समझदारी लिखा होगा। अरे बंधु, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, वरना अब तक अमीश त्रिपाठी J.R. टोल्किन की बराबरी कर चुके होते। अब देखिए, लोकप्रियता ही एक पैमाना होती तो देवदत्त पटनायक कौन सा बुरा है। अब लोकप्रियता भी 2 प्रकार की होती है, वास्तविक लोकप्रियता और मिर्च मसाला यानी विवादों अथवा तड़क भड़क के सहारे मिली लोकप्रियता। हालांकि लोकप्रियता ध्यान आकर्षित कर सकती है, परंतु जरूरी नहीं कि एक गुणवत्ता का सब्स्टिट्यूट हो। चेतन भगत जैसे लेखकों ने अपने व्यापक अपील के साथ काफी संख्या में अनुयायी बना तो लिए, परंतु फिर भी प्रश्न उठता है, क्या वे वास्तव में भारतीय साहित्यिक परंपराओं की प्रतिभा को दर्शाते हैं? हम वास्तव में ऐसे प्रतिनिधियों के लिए तरस रहे हैं जो उत्थान और ज्ञानोदय के जुनून से प्रेरित हो, न कि उन लोगों के लिए जो केवल व्यावसायिक सफलता चाहते हो। देवकी नंदन खत्री और मुंशी प्रेमचंद जैसे लोगों को एक समय हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए मनाया जाता था और ये हमारे हिंदी साहित्य के समृद्ध इतिहास का भी प्रतीक थे, परंतु हाल के दिनों में अगर माइक्रोस्कोप लेके भी खोजने निकलो ना तो एक भी ढंग का हिंदी साहित्यकार आपको ढूंढे से भी ना मिले। अब बात जब लेखकों की चल रही है तो एक बार ये भी सोचिए, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देवदत्त पटनायक? अरे वही आदमी जो दिन रात सोशल मीडिया पर विष उगलने में अजब ही आनंद पाता है। इसके विरुद्ध एक भी शब्द आलोचना का पोस्ट कर दो तो ऐसे भभक उठता है मानो इसके मृत्यु दंड का आह्वान जारी कर दिया गया हो। भाई इतना लीचर तो कमाल आर खान भी नहीं रहा है भाई, आलोचना से ऐसा क्या है? हिंदी साहित्य के प्रतीक कौन है? मनोज मुंतशिर, जिनकी रचनाएं हिंदी कम उर्दू को स्मरण अधिक कराएं। रामायण पर इनके व्याख्यान पे जितना कम बोले उतना ही अच्छा। और अगर आप कुमार विश्वास को हिंदी का प्रतीक मान रहे तो बड़े ही भोले हैं आप। ये हमारे साहित्यिक धन का तो प्रतीक नहीं हो सकता, परंतु इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठता है, अच्छा साहित्य यानी गुड लिटरेचर क्या है? क्या उसे एक विशिष्ट वर्ग के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए
क्या उसे कुछ लोगों की विचारधारा की तुष्टीकरण के लिए होना चाहिए, या इसे सुलभ और समावेशी होना चाहिए? आधुनिक भारतीय साहित्य चरित्र विकास और सहानुभूति के साथ जूझता हुआ प्रतीत होता है और अक्सर उसी सीमित कथानक यानी नैरेटिव को दोहराता है जो विभाजन, सामाजिक मुद्दों या पौराणिक कथाओं पर केंद्रित होने का दावा करे परंतु उसके आसपास भी ना हो। अगर कहीं अभी भी आशा है तो वह है क्षेत्रीय साहित्य में। एस.एल. भैरप्पा जैसे लेखक और मराठी, मलयालम एवं अन्य भाषाओं में कई साहित्यिक कृत्यों को अभी देखा और समझा जा रहा है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अपनाती है, कहानी कहने के सार को संरक्षित करती है जिसे भारत सदियों से प्रिय मानता आया है। स्मरण रहे, रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी रचनाओं के लिए कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। इस समय हमें लेखकों को भारतीय कथा कहने की गहराई में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे देश में मौजूद असंख्य कथाओं को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए हम पुनः खोज की यात्रा शुरू करें, क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाएं और शास्त्रीय साहित्यिक परंपरा और समकालीन दृष्टिकोणों के बीच की खाई को पाटें। भारतीय साहित्य में एक बार फिर देदीप्यमान कमल की तरह खिलने की क्षमता है, परंतु इसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने कार्यों में रचनात्मकता, मौलिकता और समावेशिता के सार को पुनर्जीवित करना होगा। आइए हम अपने सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की विविधता का उत्सव मनाएं, उस प्रतिभा की लौ को फिर से जगाएं जिसने एक बार दुनिया को प्रज्वलित किया था और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाए जो आने वाले पीढ़ियों के लिए गूंजती रहेगी।